Guys, welcome on my YouTube channel Compteria. Today we discuss about very important Indian and international current affairs, which will be discuss the Uttarakhand disaster, very important topic, and the many questions from the UPPSC, UPSC, and all UP exams and Uttarakhand exams and all India Public Service Commission exams. Which topic we will discuss now? उत्तराखंड डिज़ास्टर 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली ज़िले के तपोवन क्षेत्र में एक बहुत ही भयंकर आपदा ने बहुत भारी तबाही मचाई थी। इस घटना में करीब लगभग 200 लोग लापता हो गए थे और उसमें 3200 बरामद किए जा चुके हैं अभी तक। इस घटना के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक आकलन किया, जिसमें उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ झूलते ग्लेशियर के ढह जाने की वजह इसको बताई गई। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है एक बड़ा कारण इस चीज़ का एवलांची भी है, जिसको कि आप हिमस्खलन कहते हैं। इस घटना में ऋषिगंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के गिरने से ये घटना हुई, जिसमें पानी की मात्रा में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो गई थी। ऋषिगंगा रैनी के पास धौलीगंगा से मिल जाती है और धौलीगंगा में भी इसी कारण से बाढ़ आ गया था। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट क्या है? नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के चमोली में है और इसके नज़दीक ही ऋषिगंगा नदी है, जो कि धौलीगंगा से मिल रही है। इसको तपोवन रैनी क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ अलकनंदा नदी की ऊपरी धारा पर ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, जो कि तकरीबन 130 मेगावाट का है। और नंदा देवी ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से जो बाढ़ आई है, उसमें सबसे पहले इसी प्रोजेक्ट पर असर पड़ा है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के साथ तपोवन में ही 520 मेगावाट का और पीपलकोटी और विष्णुप्रयाग में 400 मेगावाट प्रोजेक्ट को भी बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंकाएं जताई गई हैं। ये फ्लैश फ्लड क्या होता है? जो ये घटना हुई है इसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं। ये फ्लैश फ्लड क्या है? ये बारिश के दौरान या बारिश होने के बाद जल स्तर में हुई अचानक वृद्धि के कारण होता है। ये बहुत ही ऊंचे स्थानों पर छोटी अवधि में घटित होने वाली घटनाएं होती हैं, जो कि हमेशा वर्षा और फ्लैश फ्लड के बीच 6 घंटे से कम का भी अंतर होता है। ये खराब जल निकासी लाइनों और पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण भयानक रूप पकड़ लेता है। क्या कारण थे इस त्रासदी के? इस त्रासदी के प्रमुख कारण क्या थे? ग्लेशियर विशाल आकार की गतिशील बर्फराशि होती है, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होती है। आमतौर पर तो बर्फ़ के मैदानों के रूप में ये देखे जाते हैं, लेकिन ग्लेशियर ही हिमालयी नदियों के स्रोत भी होते हैं। ये मीठे पानी के सबसे बड़े बेसिन होते हैं, जो कि लगभग 10% भू सतह को कवर कर सकते हैं। इनकी स्थलाकृति और अवस्थिति के अनुसार इनको माउंटेन ग्लेशियर या महाद्वीपीय ग्लेशियर के रूप में भी जाना जाता है। महाद्वीपीय ग्लेशियर सभी दिशाओं में बाहर की ओर, जबकि माउंटेन ग्लेशियर ऊंची ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर गति करते हैं। अब इस दौरान हमने सुना था कि इस घटना में कुछ ग्लेशियर झीलों का भी निर्माण हुआ था। तो ये ग्लेशियर झीलें क्या हैं? हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे हटने से झीलों का निर्माण होता है, जिसको प्रोग्लेशियल लेक भी कहा जाता है, जो तलछट और बड़े पत्थरों से बंधी होती है। बाढ़ का क्या संदर्भ है? इस घटना से बाढ़ का क्या संबंध है? झीलों पर बने बांध टूट जाते हैं, इनका पानी प्रवाहित होता है और एकाएक बहुत बड़ी मात्रा में आसपास की नदियों में मिल जाता है, जिससे निचली क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और इस परिवर्तन को एकाएक लोग नहीं झेल पाते हैं और इस घटनाओं से अच्छी खासी संख्या में जान माल को नुकसान भी पहुंचता है। जलवायु परिवर्तन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
जिस क्षेत्र में आपदा आई थी वहाँ के 8 से अधिक ग्लेशियर पिछले 37 सालों में 26 वर्ग किलोमीटर पीछे खिसक चुके थे। ये हर साल 5 से 30 मीटर तक की रास्ते में खिसक रहे हैं और उत्तराखंड के अन्य ग्लेशियरों की भी सेहत जो है ख़राब है। ये भी खिसकते रह रहे हैं। इनके पीछे खिसकने की सालाना औसत दर 10 मीटर हो गई है और सबसे तेज़ 20 मीटर की दर से गंगोत्री ग्लेशियर पीछे की ओर खिसक रहा है। गंगोत्री के अलावा केदारनाथ त्रासदी का कारण बना चौराबाड़ी ग्लेशियर और डुकरानी दूनागिरी जैसे प्रमुख ग्लेशियर अधिक रफ्तार से पीछे खिसक रहे हैं। डुकरानी ग्लेशियर 18 मीटर की गति से और चौराबाड़ी में 9 और दूनागिरी ग्लेशियर 13 मीटर प्रति वर्ष की दर से पीछे खिसक रहा है, जिससे कि ग्लेशियरों में अधिक बदलाव हो रहे हैं और झील फटने पे या एवलांच आने की घटनाएं भी अधिक होती हैं। वाडिया संस्थान के अनुसार उत्तराखंड के ग्लेशियरों की सतह 32 से 80 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से कम होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियर के पीछे हटने और परमाफ्रॉस्ट के गलने से पहाड़ी ढलानों की स्थिरता प्रभावित होती है और ग्लेशियर क्षेत्रों में झीलों की संख्या व क्षेत्र में वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा सकता है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये किस तरीके का फ्लड होता है? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड उत्तराखंड त्रासदी के प्रमुख कारणों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड को सबसे मेजर रीज़न माना जाता है। इसका निर्माण अधिक से अधिक ऊंचाई वाले ग्लेशियर बेसिन में हिमनद, मोरेन या प्राकृतिक अवसाद के चलते जल बहाव में रुकावट पैदा हो जाने के कारण होता है। इसी कारण से इसी प्रक्रिया में ग्लेशियल झील का निर्माण होता है। अति प्रवाह न होने तक, झीलों के स्तर में अति प्रवाह न होने तक हिमनद से जल का रिसाव झील में ही होता रहता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब हिमनदों के पिघलने की गति बढ़ जाती है तो बड़ी मात्रा में झीलों की ओर जल का बहाव होने लगता है। झीलों में संग्रहित जल आउटबर्स्ट हो जाता है और फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के नाम से जाना जाता है। ये एवलांच क्या होता है? एवलांच शब्द मैं बोल रहा हूँ, आपके मन में कौतूहल होगा कि एवलांच क्या है। तो उत्तराखंड त्रासदी का निरीक्षण करने जब कोई वैज्ञानिक दल पहुँचा तो उन्होंने देखा कि ये एवलांच है। एवलांच हिमालय ग्लेशियर को बड़े आकार का एक टुकड़ा होता है। हिमालय के जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं उनके टुकड़े को बोलते हैं एवलांच, जो किसी कारण से ग्लेशियर से टूटकर नीचे की ओर लुढ़कता हुआ चला आता है। तो ग्लेशियर का ये टुकड़ा अपनी राह में काफ़ी भारी तबाही मचाता जाता है और नीचे उतरने के साथ एवलांच पिघलने लगता है और इसका पानी अपने साथ मिट्टी और गाद को समेट लेता है। निचले क्षेत्रों में पहुंचते ही इसकी तीव्रता बढ़ जाती है और यह काफ़ी मारक स्थिति में हो जाता है। नाउ द सेकंड टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएम वाणी योजना, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, जिसका नाम है पीएम वाणी योजना, वाणी फॉर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रालयों ने डीओटी डिपार्टमेंट से सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें डिजिटल इंडिया क्रांतिकारी परिणामों के बाद सरकार वाईफाई के क्षेत्र में भी बहुत ही गंभीर प्रयास करती जाती है और इसके उद्देश्य में प्राइम मिनिस्टर वाणी योजना का आरंभ किया गया है, जो कि सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसे पीएम वाणी के नाम से जाना जाता है, पहली बार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा 2017 में अनुशंसित किया गया था। इस योजना के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें है कि पीडीओएस ऐप प्रदाताओं और एक केंद्रीय रजिस्ट्री सहित विभिन्न हितधारक शामिल किए जाएंगे इस योजना में। इसके अतिरिक्त सभी ऐप प्रदाताओं, पीडीओए और पीडीओ के विवरण का रिकॉर्ड रखने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इस रजिस्ट्री की देखरेख सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT द्वारा की जाएगी। भारत में एक सार्वजनिक वाईफाई की आवश्यकता की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको हम चर्चा कर रहते हैं। इंटरनेट की सीमाओं को प्रणाली बनाने के लिए और इंटरनेट गति में वृद्धि के लिए सार्वजनिक डेटा ऑफिस PDOS
जो कि मूल रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे खुदरा आउटलेट होते हैं इनके, और देश के दूर हिस्सों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंचाने के लिए इसको लक्ष्य में रखा गया है। और सामान्य नागरिक को लागत प्रभावी विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भी सार्वजनिक वाईफाई की आवश्यकता महसूस होती है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी हमें सार्वजनिक वाईफाई की ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए हर इंडियन को एक लचीला और विश्वसनीय कनेक्शन उपलब्ध कराना आवश्यक होता है, जो कि हर जगह वहनीय कीमत पर विश्वसनीय इंटरनेट की पहुंच प्राप्त कर सके। इसीलिए तो हम वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे। इस स्कीम से हमें लाभ क्या होंगे? इसके माध्यम से 2 करोड़ से अधिक नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों पर सृजन किया जा सकता है। सृजन का मतलब क्रिएशन, कोई भी चीज़ पैदा करना, जनरेट करना, नौकरी को जनरेट करना, व्यवसाय को जनरेट करना। नाउ द सेकंड बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम दैट राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2022 तक 1 करोड़ सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने का लक्ष्य रखती है, जो कि वर्तमान में सिर्फ 3.5 लाख वाईफाई इस हॉटस्पॉट की छोटी संख्या है, जो कि पीएम वाणी के माध्यम से इस राष्ट्र के स्तरीय पहल के लिए आवश्यक उपकरणों की मांग है और स्थानीय स्तर पर उसके निर्माण को बढ़ावा देने की भी उम्मीद की जा रही है। इस स्कीम के माध्यम से कनेक्टिविटी के विकल्पों में और डिजिटल पहुंच में सुधार किया जाएगा और सुधार के लिए बड़े पैमाने पर वाईफाई हॉटस्पॉट की तैनाती की जाएगी। ये वाईफाई नेटवर्क पूरे देश में प्रदान किए जाएंगे। इनको स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता आपको नहीं होगी और कोई भी पंजीकरण कराने की, कोई भी आवेदन शुल्क के भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र जो है बिना इंटरनेट का उपयोग किए ही ऑफलाइन सामग्री भी इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग को और आगे बढ़ते जाएगा इस योजना की वजह से। और छोटे दुकानदारों को वाईफाई सेवा प्रदान करने में ये ऐप सक्षम होगा, ये योजना सक्षम होगी। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत 78वें स्थान पे और 69वें स्थान पे रखा गया है। कुल 85 देशों का सर्वे हुआ था। कुल 85 देशों का सर्वे हुआ था, जिसमें भारत को क्रमशः 78वें और 69वें स्थान पर रखा गया है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मणिपुर में इनर लाइन परमिट के ऊपर चर्चा करते हैं कि मणिपुर में किस प्रकार का ये इनर लाइन परमिट की बात की जा रही है। ये इनर लाइन परमिट क्या है? दिसंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन करने के परिप्रेक्ष्य में मणिपुर राज्य में इनर लाइन परमिट लगान प्रणाली के महत्व प्रकाश डाला है। इसके सिनेरियो को जान लेते हैं। मणिपुर के संदर्भ में लोगों द्वारा लंबे समय से इनर लाइन परमिट ILP की मांग की जा रही थी और नागालैंड के दीमापुर जिले के साथ ही साथ संपूर्ण मणिपुर को इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली के दायरे में लाया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम की ILP के कारण ही नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के प्रावधानों से छूट दी गई थी। इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। दिसंबर 2019 में मेघालय विधानसभा ने राज्य में इनर लाइन परमिट प्रणाली को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था और केंद्र से राज्य को इस प्रणाली के तहत शामिल करने का आग्रह किया था। ये प्रणाली को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि ये इनर लाइन परमिट प्रणाली है क्या। ये एक यात्रा का दस्तावेज है, ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यात्रा दस्तावेज है, जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है क्योंकि वो किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए यात्रा कर सकें। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इनर लाइन परमिट कोई नया शब्द नहीं रह गया है। अंग्रेजी शासन में भी सुरक्षा उपायों और स्थानीय जाति समूह के संरक्षण के लिए सन 1873 के रेगुलेशन में इसका प्रावधान किया जा चुका था। औपनिवेशिक भारत में 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट में ब्रितानी हितों को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया था। इसको आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कुछ बदलावों के साथ कायम रखा हुआ था। अभी पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में इनर लाइन परमिट
लागू नहीं किया जा सकता है। इनमें सिर्फ असम, त्रिपुरा और मेघालय शामिल होंगे। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में इसकी मांग के समर्थन में काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ये मांग है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में इनर लाइन परमिट की व्यवस्थाएं लागू की जाए। अब देखते हैं कि भारत सरकार किस किस राज्यों में इनर लाइन परमिट की स्थापना करती हैं। किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया है। अभी जैसा कि आप जानते होंगे, किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया है, जो कि संशोधन की हम प्रमुख बातें आपके सामने रखते हैं। तेजी से निपटारा सुनिश्चित करना, जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत और अधिक सशक्त बनाते हुए कानून के सुचारू क्रियान्वयन का भी अधिकार दिया गया है, जिससे कि संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास किया जा सके। किशोर न्याय अधिनियम 2015 ये क्या कहता है? किशोर न्याय अधिनियम, मूल अधिनियम किशोर न्याय 2000 का स्थान लेता है। ये अधिनियम 2000 का स्थान लेता है। ये बिल उन बच्चों से संबंधित है जिसको कानून कोई अपराध नहीं किया हो, जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो, और यह अधिनियम जघन्य अपराधों में संलिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। कोई भी 16 से 18 वर्षीय जुवेनाइल जिसने कम जघन्य अर्थात गंभीर अपराध किया हो, उसके ऊपर बालिग के समान केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जबकि वह 21 वर्ष की आयु के बाद पकड़ा गया हो। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल कल्याण समितियों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इसमें बच्चे के विरुद्ध अत्याचार, बच्चे को नशीला पदार्थ देने, बच्चे का अपहरण, उसे बेचने के संदर्भ में दंडों को भी निर्धारित किया गया है। इसमें गोद लेने के लिए माता पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को शामिल भी किया गया है। जिला बाल संरक्षण इकाइयां जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करेंगी। किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों के लिए एक आश्रय गृह स्थापित करने और जेजे एक्ट के तहत पंजीकरण कराने हेतु राज्य के लिए प्रस्ताव भेजने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट के लिए आश्रय गृह की क्षमता और पृष्ठभूमि की जांच करनी अति आवश्यक होगी। जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर सुरक्षा इकाइयां और पंजीकृत बाल देखभाल संस्थाओं के कामकाज का स्वतंत्र रूप मूल्यांकन कर सकता है। इस प्रकार से अब हम अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विजन 2024। राष्ट्रीय रेल योजनाएं लागू की गई हैं। आप जैसा कि जानते होंगे, राष्ट्रीय रेल योजना में विजन 2024 प्रस्तुत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि 2030 तक ऐसी क्षमता का निर्माण करना है जो मांग से अधिक रहे और 2050 तक की मांग में वृद्धि संबंधी ज़रूरतों को भी पूरा करे। इसका लक्ष्य होगा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करें और इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के एक अंग के रूप में 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की औसत हिस्सेदारी वर्तमान में 27% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य रखा गया है। और माल ढुलाई यात्री क्षेत्रों में वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए पूरे देश में सर्वेक्षण टीमों द्वारा पूरे साल दौरान 200 से अधिक प्रतिनिधि स्थानों का सर्वेक्षण करते रहेंगे। माल ढुलाई और यात्री इन दोनों ही क्षेत्रों में 2030 तक वार्षिक आधार पर और वर्ष 2050 तक दशकीय आधार पर यातायात में वृद्धि का पूर्वानुमान करना होगा। और 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए परिचालन क्षमता और वाणिज्यिक नीति पहलों पर आधारित रणनीति तैयार करना होगा। इस विजन 2024 में भविष्य की परियोजनाओं के लिए दोनों ही क्षेत्रों ट्रैक और सिग्नलिंग की पहचान की गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय सीमा में निर्धारित की गई है। कई नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करते हैं और दिल्ली और वाराणसी के बीच भी हाई स्पीड रेल से संबंधित सर्वेक्षण जारी किया जाएगा। यात्री यातायात के लिए रोलिंग स्टॉक की ज़रूरत के साथ साथ माल ढुलाई के लिए माल डिब्बों की ज़रूरत का भी आकलन किया जाएगा विज़न 2024 में। अब ये हम देखते हैं कि 2030 के लक्ष्य क्या क्या हैं। दिसंबर 2023 तक 100% विद्युतीकरण। ये विद्युतीकरण क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हरित ऊर्जा के लिए ज़रूरी है। विद्युतीकरण नहीं होगा तो कोयला जलेगा, कोयला जलेगा तो वातावरण दूषित होगा, लेकिन विद्युतीकरण से अगर ये ट्रेनें चलेंगी
तो 100% विद्युतीकरण होने के कारण हर तरफ हरियाली होगी। आप इलेक्ट्रिक से काम करेंगे, धुआं नहीं निकलेगा और 2030 तक, इसके आगे 2050 तक यातायात में बढ़ोतरी के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोकोमोटिव की ज़रूरतों का भी आकलन करना चाहिए। आवश्यक पूंजी के कुल निवेश का सावधिक विवरण के साथ आकलन करना है और वित्त के नए स्रोत और पीपीपी सहित वित्त पोषण के नए प्रारूपों की पहचान करना है। राष्ट्रीय रेल योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय रेल, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रम, राज्य सरकारों और मूल उपकरण विनिर्माताओं, उद्योगों के साथ काम करने की संभावना की तलाश करेगी। परिचालन और रोलिंग स्टॉक के स्वामित्व, माल और यात्री टर्मिनलों के विकास, ट्रैक संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, संचालन जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की निरंतर भागीदारी होती रहेगी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय से भी कुछ करंट अफेयर्स पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बताने जा रहा हूँ। कुपोषण और NFHS की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण के बारे में क्या बताया गया भारत में। राष्ट्रीय पोषण मिशन, भारत में कुपोषण संबंधी रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, कम वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी, बाल मृत्यु दर, बच्चों में उचित आहार का अभाव है या उनको उचित आहार मिल रहा है, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण योजना पोषण अभियान अपनी स्थापना के 1000 दिन पूरे कर लिए हैं और इस प्रकार से पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान से की गई थी। पोषण अभियान भारत में कुपोषण से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 8 मार्च 2018 को कुपोषण से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था और पोषण अभियान का प्रारंभ किया गया था, जिसके 1000 दिन पूर्ण हो गए हैं। इस पर राष्ट्रीय पोषण मिशन ने क्या बताया है, इनका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लक्ष्य है स्टंटिंग, अल्प पोषण और एनीमिया और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना है। मतलब कि स्टंटिंग को 2%, अल्प पोषण को 2%, एनीमिया को 2% और एनीमिया को 3% और जन्म के समय कम वजन को 2% प्रतिवर्ष कम करने का लक्ष्य है। मिशन मोड में कुपोषण की समस्या का समाधान करना है। कुल लागत का 50% विश्व बैंक देगा और अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा दिया जा रहा है और शेष 50% केंद्रीय बजटीय समर्थन के माध्यम से दिया जा रहा है। इस योजना में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम पोषण के एक भाग के रूप में भारत सरकार वर्ष 2018 से इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके उद्देश्य वर्ष 18 से 2022 तक हर साल बच्चों को, वयस्कों को और प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामलों में 3% की कमी लाना है। आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां और डीवार्मिंग इसके प्रमुख उपाय हैं। क्या क्या हैं? आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां और डीवार्मिंग, ये 2 उपाय हैं एनीमिया कम करने के। और अक्टूबर 2020 में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा 46.7 लगभग सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान पर कायम है। अब कुपोषण संबंधी रिपोर्टों के बारे में चर्चा कर ले तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं उसमें चाइल्ड स्टंटिंग में वृद्धि हुई है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या है? ऐसे बच्चों के समूह जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं और इनकी लंबाई आयु के अनुपात में भी कम होती है। स्टंटिंग किसी भी अन्य कार्य की तुलना में एक बच्चे के संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास पर लंबे समय तक प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों में चाइल्ड स्टंटिंग का स्तर बहुत ही ऊंचा देखा गया है। नाउ चाइल्ड वेस्टिंग में अंतर, चाइल्ड वेस्टिंग में वृद्धि। तो चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? इसके अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है। भारत में हमेशा चाइल्ड वेस्टिंग का उच्च स्तर रहा है और तेलंगाना, केरल, बिहार, असम और जम्मू कश्मीर में इसमें वृद्धि देखी गई है और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में स्थिरता की स्थिति है। कम वजन वाले बच्चों के अनुपात में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल जैसे बड़े राज्यों में वृद्धि हुई है और बाल मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर
तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर लगभग स्थिर ही बनी हुई है। और भारत के संदर्भ में देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों को आधार बनाया जाए तो 6 महीने से 23 महीने के बच्चों में से 83.9% बच्चों को उचित पोषण नहीं प्राप्त हो पा रहा है। और वहीं देखें तो एनीमिया में भारत में 60% बच्चे एनेमिक हैं। एनेमिक मीन्स खून की कमी। नवीनतम सर्वे के अनुसार भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुपोषण स्तर में वृद्धि हुई है। कुपोषण का मतलब हम कह रहे हैं नवजात और वयस्क दोनों संबंधी कुपोषण, दोनों ही मामले में। अब इसमें जो सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास लक्ष्य 2030 क्या बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य SDG और 169 प्रयोजन स्वीकार किए गए। इनमें 17 लक्ष्य शामिल थे जिनमें 2030 तक पूरा किया जाना था। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहद पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा और इसके अतिरिक्त अन्य केंद्रित लक्ष्य बीमारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खुशहाली, शिक्षा, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग, नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनी शहर, उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पारिस्थितिक प्रणालियाँ, शांति और न्याय एवं भागीदारी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुपोषण और NHSF की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर भी चर्चा कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिस्टमैटिक लेक्चर्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बराबर। और हम ये जान लेते हैं कि ये लेक्चर्स अनवरत चलते रहेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पिटेरिया। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें।